हेलो एवरीवन। तो फिजिक्स का ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है, इसके अपन चर्चा करते हैं। आपने उम्मीद करता हूँ आपने मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, हेनरी किसकी इकाई है, यानी हेनरी इज द यूनिट ऑफ। तो इसका आंसर आपका आएगा इंडक्टेंस, यानी अधिष्ठापन। आप हिंदी में देख सकते हो इंडक्टेंस को क्या बोलते हैं। सो हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ये सिंपल सा आपको याद ही रखना है। इसकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ कि जो कुंडली होती है, जो कोयल होती है, उसकी क्षमता को यानी उसकी एबिलिटी को मापता है, उसकी एबिलिटी ने उसको मेजर करता है कि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा में परिवर्तन के कारण उसमें या किसी अन्य कुंडली में विद्युत प्रेरण बल उत्पन्न हो, यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो ईएमएफ होता है वो किसी दूसरी कुंडली या फिर उसमें खुद में उत्पन्न हो, ये हेनरी उसको मापता है। एक इंडक्टेंस को मापने की एक इकाई है। सेकंड आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, सो एक मिनट आपको मैं ऑप्शन के साथ ही बताता हूँ ये। हाँ, तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर विद्युत विभव का आयाम है। आयाम यानी होती है इसकी कोटि। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए आपको पोटेंशियल V बराबर होता है W अपॉन Q। ठीक है, V बराबर W अपॉन Q। तो यहाँ पे V का जो आयाम होगा W और Q के आयाम से डिपेंड करेगा। तो V बराबर W बराबर होता है F इंटू एस। तो इसकी जो इकाई होती है, जो आयाम होता है, कोटि होती है, वो होती है ये M L2T-2। और Q यानी चार्ज यानी IT, इसकी होती है ML2T-3 I-1। यदि आप इसको इसमें रखोगे, सोल्व करोगे, तो इसका जो आयाम होगा वो आयाम कितना होगा, ML2T-3 I-1। तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लिखा होगा। अगला क्वेश्चन करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है स्केलर क्वांटिटी। विद्युत क्षेत्र जी नहीं, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। स्थिर विद्युत विभव जी हाँ, स्थिर विद्युत विभव है, वही अदिश राशि है, क्योंकि स्थिर विद्युत बल होती है वो हमेशा सदिश राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ये भी सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आता है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल विद ए वेलोसिटी। विद्युत चुंबकीय तरंगें एक वेग के साथ यात्रा करती हैं। ध्वनि के बराबर वेग, प्रकाश के बराबर, प्रकाश के से कम इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ना, वो प्रकाश के वेग यानी 10⁸ मीटर पर सेकंड के आयाम के अकॉर्डिंग वो गति करती हैं। तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो 3 × 10⁸ ये आप देख पा रहे हो, ये वाला। अगला क्वेश्चन आता है कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ कोल माइन, यानी एक कोयले की खदान में, सी लेवल एंड टॉप ऑफ द माउंटेन। तीन आपको एक मतलब हाँ, एक ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट, उसके वेट है वो तीन अलग अलग जगह पे दिए गए हैं, जो W1 W2 W2 रिस्पेक्टिवली दिए गए हैं। इन कोयले की खदान में, इन कोल माइन में W1 W2 दिया गया है, समुद्र तल पे सी लेवल पे W3 दिया गया है आपको, टॉप ऑफ द माउंटेन पे। तो आपको इसमें क्या बताना है, इनमें आपको रिलेशन बताना है कि कौन किससे बड़ा होगा। तो हमेशा कोयले की खदान में वेट सबसे ज्यादा, क्योंकि वो खदान नीचे है। सी लेवल यानी वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे सी लेवल पे इक्वल होगा, जी के बराबर होगा, यानी एफ बराबर क्या होता है, mg। ठीक है, mg होता है। तो जी की वैल्यू कोयले की खदान में ज्यादा, फिर वहां पे सी लेवल पे एक इक्वल जी के बराबर होती है, और उससे ऊपर कम होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप W1 इज ग्रेटर देन W2 एंड W3। ये ऑप्शन बी है, ये करेक्ट होगा। गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है, ऊंचाई के साथ बदलता है, कोई नहीं खदानों में। समझ रहे हो आप, जो मैंने बताया वही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन, यानी तार का टूटना प्रतिबल किस पर निर्भर करता है। तो जो तार का टूटना होता है, मटेरियल ऑफ वायर यानी तार की सामग्री, तार किस टाइप से, तार की लंबाई से उसको कोई डिपेंड नहीं है, तार की त्रिज्या से नहीं, अनुप्रस्थ काट का आकार, इससे कुछ डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, इफ टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, विच बॉडी मास विल हैव मोर मोमेंटम। तो यदि विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान होती है, विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, गतिज ऊर्जा यदि समान है तो संवेग किसका अधिक होगा। तो अधिक द्रव्यमान वाले शरीर में जो मतलब जिसका मास ज्यादा है उस बॉडी में मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका कम है उसमें मोमेंटम ज्यादा होगा, और बहुत दोनों का मोमेंटम सेम होगा। और इस समय के बारे में, मोमेंटम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे अगर अपन बात करोगे, इसका मैं एक्सप्लेनेशन की बात करूं, तो काइनेटिक एनर्जी K = 1/mv² होता है, यानी सेम के काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हायर मास वाला जिसका मास ज्यादा होगा, क्योंकि P में क्या होता है, P = mv², यहाँ पे P = mv होता है। यहाँ पे लिखा गया आपको, ये जो क्वेश्चन सॉरी एक्सप्लेनेशन में दिया है, पी का फॉर्मूला संवेग का मोमेंटम का, P = mv होता है। यहाँ पे जो v² है ना, ये इनको इक्वल कर दे रहा है। यदि v की पावर 2 है ना और 1/2 लग जाता है, तब 1/2 mv² m1v² बराबर 1/2 m2v², सेम गति ऊर्जा। तो ये v है ना, ये इसको क्या कर दे रहा है, ये इसको इक्वल कर दे रहा है। तो m जो ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग लो फ्रिक्वेंसी बेस्ड बेस बैंड सिग्नल विद हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर। मॉड्यूलेशन उच्च आवर्ती वाहक के साथ कम आवर्ती बेस बैंड सिग्नल को सुपर इम्पोज करने की प्रक्रिया। जी बिल्कुल सही। जो उच्च आवर्ती के साथ, कम आवर्ती वालों को उच्च आवर्ती के साथ, यानी जो हाई फ्रिक्वेंसी वालों के साथ लो फ्रिक्वेंसी वालों को सुपर इम्पोज करके उनको अधिक दूरी तक संचरित करने के लिए इसका काम किया जाता है, लंबी दूरी तक। अगला क्वेश्चन आता है, बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली a rigid wall with velocity v and bounces back with the same velocity. The impulse experienced by the body is।
द्रव्यमान m का एक पिंड सामान्य रूप से एक दृढ़ दीवार से टकराता है जिसका वेग v होता है, यानी एक m द्रव्यमान का पिंड होता है, एक बॉडी होती है, वो v वेग से टकराता है एक दीवार से, उसी वेग से वापस उछलता है, तो शरीर द्वारा उत्पन्न किया गया आवेग, तो आवेग क्या होता है? डेल्टा p। ठीक है, डेल्टा p। बात की जाए इम्पल्स होता है डेल्टा पी, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जब अपन बात करेंगे तो एक साइड में पॉजिटिव लूंगा, एक साइड नेगेटिव लूंगा। ठीक है, ठीक है, एक साइड पॉजिटिव, तो मान लीजिए ये दीवार है, दीवार से इस साइड आ रहा है ये, सॉरी हाँ ये दीवार है, यहाँ पे ये दीवार है, इस साइड आ रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, तो ये एम वी हो गया, और फिर ये वापस जाएगा उसी वेग से, तो ये हो गया माइनस एम वी, तो एम वी माइनस एम वी, तो 2 mv आएगा इसका आंसर। यहाँ पे माइनस 2 mv क्यों है? क्योंकि इसमें एक कोई डायरेक्शन को इसने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव लिया, इसको नेगेटिव लिया, तो पहले वाले को नेगेटिव ले लिया इसने, तो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या है यहाँ पे 2 mv है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। ये क्वेश्चन हमने शायद पहले भी किया है कि इफ dq इज हीट गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, dq उष्मागतिकीय प्रणाली को दी गई उष्मा है, du है वो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी है, एंड dw है वर्क डन है, जो कार्य किया गया वो। तो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम उष्मागतिकी का नियम, क्या निष्कर्ष निकालता है? वो होता है dq इक्वल टू du प्लस dw। तो ये आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंग के संबंध में गलत कथन का प्रतिनिधित्व करता है? तो डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी अनुदैर्ध्य तरंग जो प्रसार की दिशा और जो डिस्टर्बेंस है उनकी दिशा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ऑप्शन ए इसमें एकदम सही है। हिंदी में थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, हिंदी इसमें कुछ ऐसी लिखी हुई है, हिंदी का मेरे को कुछ आइडिया नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक प्रकाश की जो किरण है वो समतल दर्पण 30 डिग्री के कोण पे आपतित होती है। द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज, तो दर्पण का उत्पन्न विचलन कोण क्या होगा? तो विचलन कोण क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये कोई मिरर है, ये ऐसा कोई मिरर है, और यहाँ से 30 डिग्री के कोण पे ये आपतित होती है 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री से वापस चली जाएगी, तो ये इससे 30 डिग्री यानी आई उससे 60 डिग्री हुई ना। तो विचलन कोण हमेशा देखो, ये अब ये याद रख लीजिए, आपतन कोण का दोगुना होता है, तो आपतन कोण 30 डिग्री है तो इसका डबल होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन बात करें तो अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 7 ओम, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज। बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं एयरफोर्स की एक्स ग्रुप के एग्जाम में, फिजिक्स के बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझना चाहिए, आपको बेस क्लियर होना चाहिए। देखो एकदम नॉर्मल से फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ आपको I बराबर E बटा R, E क्या है? V होता है टोटल, जो बैटरी का इसमें E बोलेंगे अपन, तो 4 हो गया, R क्या है? R टोटल, तो 2 और 7 ये श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में जुड़े हैं, तो 2 और 7 9, तो यहाँ पे 0.66 आ जाएगा, सीधा सा आंसर आ जाएगा। ये भी देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन आता है कि अधिक प्रत्यास्थता मैक्सिमम इलास्टिसिटी किसमें होती है? रबर, स्टील, चांदी, कांच। तो स्टील में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि स्टील को अगर आप खींचोगे, मोड़ोगे, तोड़ोगे तो वो हिलेगा ही नहीं। बाकी तो क्या है, रबर वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, लेकिन हो जाएगा वो, इलास्टिसिटी उसकी कम है। 2 चार्ज 8 माइक्रोकुलम एंड 2 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट विद व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड ऑन दीज चार्जेस, यानी इन पर लगाए गए बलों का अनुपात बताना है आपको, जबकि ये दोनों चार्जेस 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, दो चार्ज के बीच में, वो सेम लगता है और एक दूसरे के अपोजिट लगता है, तो दोनों का बल अपोजिट लगता है, सेम लगता है, तो जो अनुपात होगा 1:1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेज व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द क्रिटिकल एंगल। यदि पदार्थ का अपवर्तनांक बढ़ता है, यानी अपवर्तनांक n की वैल्यू बढ़ती है, तो क्रांतिक कोण जो थीटा c होता है, थीटा क्रिटिकल होता है, वो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ये बढ़ जाएगा, घट जाएगा, इंक्रीज डिक्रीज कोई चेंज नहीं होगा, ये शुरू में बढ़ेगा फिर घट जाएगा। तो थीटा साइन थीटा c होता है वो 1/n के बराबर होता है। इट मीन्स n के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब घट जाएगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, एक समान वृत्तीय गति के तहत एक कण का कोणीय त्वरण क्या होता है? 0, चर, यूनिफॉर्म एंड नॉन जीरो, नन ऑफ दिस। तो एक समान वृत्तीय गति होती है तो उसका कोणीय त्वरण होता है ना, वो 0 होता है, बट उसका रेखीय त्वरण होता है जो इसका जो सर्कुलर एंगुलर एक्सेलरेशन वो तो होता है 0, बट उसका स्टैटिक जो एक चीज जो सरल रेखीय त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो हमेशा इसका क्या होता है? कुछ ना कुछ वैल्यू होती है फिक्स, जो उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको सेम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डिस्पर्सन इज ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज, पर प्रकाश का प्रक्षेपण होता है क्योंकि प्रिज्म के आकार का,
रिफ्लेक्शन प्रोसेस, अपवर्तन प्रक्रिया के कारण डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड डिफरेंट वेवलेंथ, विभिन्न तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक में अंतर के कारण प्रिज्म क्रिएटिंग कलर्स, प्रिज्म रंग बनाता है। तो इसका आंसर होगा डिफरेंट इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी प्रक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य और अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं, जिससे वे अलग अलग मात्राओं में मुड़ जाते हैं। अल्फा बीटा और गामा कोफिशिएंट है ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड क्यूब, यानी अल्फा बीटा और गामा ठोस घन के रेखिक क्षेत्रफल और आयतन के विस्तार गुणांक है। तो उनके बीच में संबंध क्या होगा? तो ठोस के लिए क्षेत्रफल का विस्तार गुणांक आपको पता है बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा होता है, एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। तो मैं बीटा को बीटा कर दूं और 2 अल्फा कर दूं, और उधर 2 अल्फा की जगह अगर मैं लिखूं तो इनको अगर सोल्व करोगे ना आप, तो ये निकल के आएगा 3 अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 2 गामा। ओके, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बताओ सीधे सीधे, मतलब आपको जो याद किया आपने उसी बेस पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल डज नॉट चेंज इन साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण की निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है? गति, संवेग, समय अवधि, इनमें से कोई नहीं। स्पीड, मोमेंटम, टाइम पीरियड, एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें जो साइक्लोट्रॉन में जो आवेशित कण की जो मात्रा है, गति और मोमेंटम चेंज होता है, समय अवधि टाइम पीरियड होता है ना, वो स्थिर रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई? आकाश में इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी घटना का जिम्मेदार होती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रक्षेपण यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन। तो तीनों होती है भाई इसमें, तीनों से जो बूंद के भीतर प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और प्रक्षेपण से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जेनर डायोड is mostly used for half wave रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, फुल वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, वोल्टेज रेगुलेटर यानी वोल्टेज नियामक, और एलईडी। तो वोल्टेज नियामक है वो इसमें सही आंसर आएगा।